नमस्कार दोस्तों, लिपि क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत हुआ है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने कुछ चर्चाएं कर ली है। जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश में थार के मरुस्थल के भाग में हमने शुष्क मरुस्थल को पढ़ लिया। शुष्क मरुस्थल को दो भागों में हमने बांटा था, एक तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और एक बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र को भी हमने पढ़ लिया। 58.5% भाग पे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र था और बचा हुआ 41.5% बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र था। इनके बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। आज हम अगले थार के मरुस्थल को दूसरे भाग को लेकर चलते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं ये देखो। पहले तो एक तो कौन सा बेसिन हो गया, ऊपर राजस्थान की घग्गर नदी बहती है, तो एक तो हो गया घग्गर बेसिन। कौन सा बेसिन? घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन। दूसरा नीचे इधर शेखावाटी पड़ता है, तो शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन। दोस्तों तीसरा बेसिन कौन सा हो गया? बीच में आता है नागौर उच्च भूमि बेसिन। उच्च भूमि बेसिन। और चौथा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? चौथा क्षेत्र है लूनी बेसिन। कौन सा? लूनी बेसिन। तो आपको ये पता लग गया होगा कि अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है, और वो भी किसके आधार पे? मैंने बताया था जलवायु धरातल के आधार पे इस क्या किया गया है, राजस्थान का वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में। और अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी 4 भागों में तोड़ दिया। ऊपर घग्गर नदी आती है तो उसे घग्गर बेसिन, और एक और पड़ता है शेखावाटी क्षेत्र, तो शेखावाटी बेसिन बोल दिया। बीच में आता है नागौर उच्च भूमि बेसिन, तो नागौर उच्च भूमि बेसिन आ गया, और लूनी बेसिन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें जिले कौन कौन से हैं। इस अर्ध शुष्क मरुस्थल में जिले कौन कौन से हैं? तो देखो दोस्तों, एक तो शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं वो लिख लो। घग्गर में कौन कौन से आते हैं? देखो, गंगानगर हो गया, और हनुमानगढ़, और कौन सा? अनूपगढ़ के बाद में बात करते हैं शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, नीम का थाना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं नागौर, कुचामन सिटी, डीडवाड़ा भी इसमें ही आ जाएगा। कुचामन सिटी, डीडवाड़ा एक ही बात है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं जैसे लूनी बेसिन में कौन कौन से जिले जाते हैं? जैसे केकड़ी के बाद में यहीं पे बालोतरा, परंतु वो किस में आ जाएगा? शुष्क क्षेत्र में आ जाएगा। बात करते हैं पूर्वी जोधपुर, सांचौर और जालोर। क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। यहीं पे वर्षा की बात करें, वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर की क्या पाई जाती है? 25 से 50 सेंटीमीटर क्या पाई जाती है? वर्षा पाई जाती है। कहां? अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम इसका पहला भौतिक प्रदेश उठाते हैं, जैसे घग्गर बेसिन। उठा लो, घग्गर बेसिन में आपको इसके नाम से पता चल गया होगा कि इसमें कितने जिलों में घग्गर बेसिन है? 3 जिलों में। तो जिले लिखो इसके पहले तो गंगानगर, हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा? अनूपगढ़। इसमें जो घग्गर नदी बहती है दोस्तों, तो ये 3 जिले किस बेसिन में आ जाएंगे? घग्गर बेसिन में आ जाएंगे। घग्गर नदी कहां प्रवेश करती है? यह हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव में प्रवेश करती है। राजस्थान में टिब्बी गांव में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों,
इसमें मृदाएं किस प्रकार की पाई जाती है, तो भूरी, जलोढ़ तथा रेवरिना प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस बेसिन की मृदा की बात करते हैं, इसमें भूरी, जलोढ़ और रेवरिना प्रकार की क्या पाई जाती है, मृदा। ये रेवरिना मृदा अभी पटवारी ने भी पूछा था और ग्राम सेवक में भी पूछा था। रेवरिना मृदा कहाँ पाई जाती है, गंगानगर में। लिख लो, ये स्थान प्रसिद्ध है गंगानगर का। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेवरिना मृदा कहाँ पाई जाती है, तो गंगानगर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसमें श्री गंगानगर में सर्वाधिक क्या चलती है, आंधियां चलती है। तो श्री गंगानगर के बारे में बात करते हैं। श्री गंगानगर इस बेसिन में सर्वाधिक क्या होती है, नहरों से सिंचाई होती है। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई, लिखो सर्वाधिक नहरों से सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरण भी कहां पड़ती है, इस गंगानगर में। सर्वाधिक सूर्य की तिरछी किरण, लिख लो, सूर्य की तिरछी किरण कहां, गंगानगर में पड़ती है। बात करते हैं सर्वाधिक आंधियां, नीचे लिख लो, सर्वाधिक आंधियां चलती है कहां, गंगानगर में चलती है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं कि इस बेसिन में एक समस्या पाई जाती है। कौन सी समस्या, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होने के कारण सेम की समस्या पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में घग्गर बेसिन में क्या है, सेम की समस्या। अब ये सेम की समस्या क्या है, मतलब आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। सेम की समस्या वो होती है, तो सेम की समस्या में क्या होता है, जल की अधिकता होने के कारण उसमें अनाज उगना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि नहरों में सर्वाधिक मात्रा में जल उपलब्ध होता रहता है। इसके कारण इसमें सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसकी सेम की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वापस से समझा देता हूं। अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में तोड़ा गया है। घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्च बेसिन और लूनी बेसिन। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अनूपगढ़ है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, नागौर, कुचामन सिटी, केकड़ी, पूर्वी जोधपुर ये और साचौर और जालौर ये अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसमें वर्षा कितनी पाई जाती है, तो 25 से 50 सेंटीमीटर इसमें क्या होती है, वर्षा होती है। इसके बाद में हमने एक बेसिन पढ़ा था, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन में कितने जिले आते हैं, तो 3 जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ आते हैं। और घग्गर बेसिन में घग्गर नदी प्रवाहित होती है, तो ये हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव में क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। श्री गंगानगर में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्वाधिक नहरों से सिंचाई कहां होती है, तो श्री गंगानगर में होती है। और एक मृदा की बात करते हैं कि इस बेसिन में कौन कौन सी प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, तो भूरी, जलोढ़ और रेवरिना मृदा पाई जाती है। और ये रेवरिना मृदा का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेवरिना मृदा कहां पाई जाती है, तो श्री गंगानगर में रेवरिना मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सर्वाधिक आंधियां कहां चलती है, तो सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर में चलती है। सूर्य की सबसे तिरछी किरण कहां पड़ती है, तो गंगानगर में पड़ती है। बात करते हैं सेम की समस्या किस बेसिन के अंतर्गत पाई जाती है, तो घग्गर बेसिन के अंतर्गत सेम की समस्या पाई जाती है। पाए जाने का कारण क्यों है कि यहीं पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो कि जिसके कारण क्या है, सेम की समस्या उत्पन्न हो रही है। सेम की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा सफेदे प्रकार के क्या लगाए जा रहे हैं, वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अब अगला बेसिन पढ़ेंगे, शेखावाटी बेसिन। दोस्तों आगे बात करते हैं शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं, पहले तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शेखावाटी में एक तो कौन सा आ गया, चूरू आ गया, एक झुंझुनू आ गया, एक सीकर आ गया, एक नीम का थाना, एक नागौर, कुचामन व डीडवाना का उत्तरी भाग, कुचामन, डीडवाना का उत्तरी भाग किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र के बेसिन के अंतर्गत आता है। दोस्तों बात करते हैं, ये आंतरिक प्रवाह की एक नदी बहती है। शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है, कांतली। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, पूर्णतः
राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह है की सबसे लंबी नदी, की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहीं पे एक शेखावाटी बगडियर की स्थापना 1835 में शेखावाटी बगडियर की स्थापना, बगडियर की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, शेखावाटी में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, स्तूप पाए जाते हैं, कौन से, बरखान प्रकार के। तो लिखो सर्वाधिक बरखान के स्तूप पाए जाते हैं। पूछ लिया जाए सर्वाधिक बरखान प्रकार के स्तूप सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक नाम आता है दोस्तों जोहड़। तो लिखो शेखावाटी में कच्चे कुओं को कहते हैं, क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। शेखावाटी में कच्चे कुओं को क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। बात करते हैं, एक नाम आता है कि शेखावाटी में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो बीहड़। घास के मैदान क्या है, तो बीहड़ या बीड़। क्या किसे बोलते हैं, शेखावाटी में घास के मैदानों को बोला जाता है बीहड़ या बीड़। ये बात करते हैं शेखावाटी त्रिकोण की। शेखावाटी त्रिकोण में कौन शामिल है, राजस्थान में 10 त्रिकोण है शेखावाटी त्रिकोण में कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो बात करते हैं झुंझुनू, चूरू और सीकर। ये 3 जिले क्या है, शेखावाटी त्रिकोण के अंतर्गत क्या है, शामिल है। तो ये था आपका शेखावाटी बेसिन। ये कांतली और इसके बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कांतली के या शेखावाटी की स्थानीय बोली क्या है, तोरावाटी। स्थानीय बोली लिख लो, स्थानीय भाषा क्यों है तोरावाटी, स्थानीय भाषा क्या है, तोरावाटी क्यों कहते हैं, कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को बोला जाता है तोरावाटी, और इसीलिए इसकी स्थानीय भाषा भी कौन सी है, तोरावाटी। तो शेखावाटी बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं, झुंझुनू आता है, चूरू आता है, सीकर आता है, नीमकाथन आता है, नागौर, कुचामन का, डिंडवाना का उत्तरी भाग। शेखावाटी बगडियर की स्थापना कब हुई थी, तो 1835 में हुई थी। बात करते हैं कांतली नदी राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। सर्वाधिक बरखान कहाँ पाए जाते हैं, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल के शेखावाटी बेसिन में पाए जाते हैं। जोहड़ के किसे कहते हैं, शेखावाटी में कच्चे कुओं को क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। घास के मैदानों को क्या कहते हैं, बीहड़ या बीड़ कहते हैं। शेखावाटी त्रिकोण को झुंझुनू, चूरू, सीकर जिले शेखावाटी त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं, इसे बोला जाता है वागड़ प्रदेश के नाम से। किसे जाना जाता है, तो शेखावाटी को वागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, वागड़ प्रदेश के नाम से। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अब अगला बेसिन पढ़ेंगे कि कौन सा, घग्गर तो पढ़ लिया आपने, लूडी बेसिन पढ़ेंगे आगे। दोस्तों आगे बात करते हैं लूडी बेसिन। लूडी बेसिन में क्या है, इसे गोंडवाना बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसे गोंडवाना बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, बेसिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, एक तो पाली, अजमेर। लूडी नदी कहां से प्रवाहित होती है, अजमेर, पाली, अजमेर, सांचौर, जालोर और बालोतरा और नागौर का दक्षिणी भाग, नागौर
का दक्षिणी भाग, ये इसमें क्या आते हैं, जिले आते हैं। किस में आते हैं, लूड़ी बेसिन के अंतर्गत। बात करते हैं लूड़ी बेसिन में मृदा कैसी पाई जाती है, तो जलोढ़ प्रकार की मृदा पाई जाती है। मृदा कैसी, जलोढ़ प्रकार की, जलोढ़ प्रकार की क्या पाई जाती है, मृदा पाई जाती है। किसमें, लूड़ी बेसिन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं लूड़ी नदी में एक पीपलाद गांव है, पीपलाद, इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का लघु माउंट आबू के नाम से भी जाना जाता है। रेगिस्तान का माउंट आबू या लिखो रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू, राजस्थान का लघु माउंट आबू। ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है, राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे बोलते हैं, पीपलाद गांव पड़ता है, बाड़मेर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक बात करते हैं नाकोड़ा क्षेत्र, पार्श्वनाथ का क्या मंदिर है, नाकोड़ा, इसमें क्या क्वेश्चन आया है, पार्श्वनाथ का तो क्या है, मंदिर है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ का तो क्या है, मंदिर है। इसे राजस्थान का मेवानगर कहते हैं, इसे राजस्थान का मेवानगर कहते हैं। इसे कहते हैं पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है, यहीं पे इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, मेवानगर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पर ही राजस्थान के लघु माउंट आबू में भी एक मंदिर पूछा हुआ है, हल्देश्वर महादेव का मंदिर, हल्देश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर किसे कहते हैं, लूड़ी बेसिन को एक नाम से कालिदास ने क्या कहा है, इसे अंतःसलीला कहा है। तो लिखो कालिदास ने इसे अंतःसलीला कहा है, कालिदास ने इसे अंतःसलीला कहा है। बात करते हैं लूड़ी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, बहाव क्षेत्र, रेल व नाड़ा कहते हैं। बहाव क्षेत्र को रेल या नाड़ा कहते हैं, रेल या नाड़ा। इसके लूड़ी के बहाव क्षेत्र को रेल या नाड़ा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था लूड़ी बेसिन आपका। ये गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। पाली, अजमेर, सांचौर, जालौर, बालोतरा और नागौर के दक्षिणी भाग में क्या होती है, लूड़ी नदी प्रवाहित होती है, इसे लूड़ी बेसिन के नाम से जाना जाता है। कालिदास ने इसे अंतःसलीला का नाम दिया। गगन नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, रेल व नाड़ा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बाद में बात करते हैं पीपलाद को क्या कहते हैं, हल्देश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। इसे रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू के नाम से किसे जाना जाता है, इसे जाना जाता है। फिर बात करते हैं नाकोड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर स्थित है, इसे राजस्थान का मेवानगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक बात करते हैं आगे, कौन सी बात कि इसमें एक 56 की पहाड़ी स्थित है, वो कहाँ है, बाड़मेर है। ये भी लिख लो, 56 की पहाड़ी ये कहाँ है, बाड़मेर में है, बाड़मेर में। ये भी आपको ध्यान में रखनी है, कई बार पूछा होगा क्वेश्चन है 56 की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो बाड़मेर में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ेंगे एक और बेसिन जो आपका लास्ट बचा हुआ बेसिन। दोस्तों बात करते हैं नागौर उच्च भूमि बेसिन, जो क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थल का लास्ट भाग है, चौथा भाग। ये मेवाड़ जायल से पुष्कर के मध्य पाया जाता है, जायल से पुष्कर के मध्य पाया जाता है, मध्य में है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक समस्या पाई जाती है, इसमें फ्लोराइड की समस्या सर्वाधिक इसी में पाई जाती है, जो क्या कहां से कहां तक है, नागौर से अजमेर के मध्य एक पट्टी पाई जाती है, कुब्बड़ पट्टी के नाम से जिसे जाना जाता है। तो लिखो, इस क्षेत्र में फ्लोराइड की समस्या पाई जाती है,
जिसे कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं, जिसे कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। यह अजमेर व नागौर के मध्य है। यह अजमेर व नागौर के मध्य स्थित है। नागौर के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पाए जाते हैं? जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। जिप्सम के भंडार, इस क्षेत्र में सर्वाधिक जिप्सम के भंडार है। सर्वाधिक जिप्सम के भंडार, ये पे लिख लो भंडार। और क्षेत्र पूछ लिया जाए तो कौन सा है? गोठ बगलोद। ये क्वेश्चन बहुत बार आया। जिप्सम के सर्वाधिक भंडार कहाँ मिलते हैं? गोठ बगलोद में क्या मिलते हैं? सर्वाधिक जिप्सम के भंडार मिलते हैं, जो नागौर उच्च भूमि में। यहाँ पे क्या पाया जाता है? संगमरमर के सर्वाधिक उत्पादन। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन। एक दोस्तों आपको बता दूं कि थार के मरुस्थल में रह गया था पीछे, जो कि क्या है कि मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। कब? 1977-78 में। मरु, वो यहीं पे लिख लो, विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1977-78 में। 1977-78 में चलाया गया था। इसमें केंद्र का हिस्सा तो कितने प्रतिशत है पूछा जाता है? तो 75%। वह अनुपात राज्य का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो राज्य का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो 25% है। तो केंद्र का हिस्सा 75% और राज्य का हिस्सा 25% है। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य मैं आपको ऐसे ही बोलकर बता देता हूँ कि क्या क्या इसके उद्देश्य थे। तो मरुस्थल के विस्तार को क्या करना? रोकना। उद्देश्य लिखो तो लिख लो, क्योंकि पूछे जाते हैं इसका उद्देश्य। पहला उद्देश्य है मरुस्थल के विस्तार को रोकना। मरुस्थल के विस्तार को रोकना प्रमुख उद्देश्य था इसका। ठीक है दोस्तों, मरुस्थल के विस्तार को रोकना इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। बाद में उन्नत सिंचाइयों का क्या करना? उपयोग करना, और पशुपालन एवं वानिकी को क्या करना? बढ़ावा देने का काम इस मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रखे गए थे। दोस्तों बात करते हैं कि मरुस्थल के विस्तार को रोकना। मरुस्थल का विस्तार को क्या कहते हैं? मैंने बताया था रेगिस्तान का मार्च क्या कहते हैं? मरुस्थल के विस्तार का धीरे धीरे आगे बढ़ना मरुस्थल का क्या कहलाता है? विस्तार कहलाता है। दोस्तों नागौर उच्च भूमि के क्षेत्र के बारे में वापस से चर्चा करते हैं। नागौर उच्च भूमि जायल से पुष्कर के मध्य में स्थित है। एक बात की थी हमने, फ्लोराइड की समस्या के कारण यहाँ क्या पाई जाती है? कुब्बड़ पट्टी, इसे बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अजमेर और नागौर के मध्य में क्या है? ये स्थित है। इसमें क्या हो जाता है? इसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण लोग क्या है, कम आयु में झुककर चलना क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। उसे बोलते हैं कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। और ये अजमेर और नागौर के मध्य है। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में सर्वाधिक बार पूछा हुआ है कि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो नागौर के गोठ बंगलोर क्षेत्र में जिप्सम का क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसे भी याद करना जरूरी है। और संगमरमर का भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो नागौर उच्च भूमि क्षेत्र के अंतर्गत होता है। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में, इसमें 75% हिस्सा केंद्र का है और 25% हिस्सा राज्य सरकार का है। इसमें क्या क्या उद्देश्य थे? इसके उद्देश्य थे मरुस्थल के विस्तार को रोकना तथा पशु एवं वानिकी को बढ़ावा देना, लघु एवं सिंचाई के लिए उन्नत सुविधाओं को उपलब्ध कराना। जो मरुस्थल के क्षेत्र में क्या है, पानी की समस्या के कारण उसमें कृषि एवं सिंचाइयों को लिए उन्नत संसाधनों का क्या कराना, उपलब्ध कराने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमारा राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश पूरा हुआ। कौन सा? थार का मरुस्थल या शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब जो आगे की क्लास आएगी उसमें आप राजस्थान का अगला भौतिक प्रदेश जैसे अरावली पर्वतमाला, मध्य अरावली पर्वतमाला के बारे में सह विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो इस चैनल पे जो भी कक्षाएं पढ़ाई जा रही है वो अच्छे से समझ में आ रही है। समझ में नहीं भी आ रही है तो भी आप हमें कमेंट कर बताएं कि क्या समस्या आ रही है, हम उसका तुरंत आपको सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। यदि आपको पसंद आ रही है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि आने वाली सूचनाएं आपको भी जल्द मिल सके और आपके मित्र भी इससे चैनल का फायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।